अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम लाए हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की बुक एक्सरसाइज। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला एमसीक्यू जो आपकी बुक में है वो ये है कि मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द फॉर्म ऑफ या इन द स्टेट ऑफ। मैटर नियॉन साइन में किस शक्ल का किस स्टेट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास है प्लाज्मा। मैटर जो है ये नियॉन साइन में प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा एमसीक्यूज है हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। शॉपिंग बैग्स के जो नुकसानात हैं वो हम किस केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं? तो आपको पता है वो हम किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तीसरा आपके पास एमसीक्यूज है मैन मेड पॉलीमर, इंसान का बनाया हुआ पॉलीमर इन चारों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपके पास है पॉलीस्टीरीन, जबकि बाकी तीन जो हैं ये नेचुरल पॉलीमर हैं। चौथा एमसीक्यूज आपके पास है द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। कौन से सब्सटेंस की जो शेप है वो रोम्बिक होगी? तो इनमें से आपके पास सल्फर जो है वो रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है। ये हमने पढ़ा था इसके एलोट्रोप में कि सल्फर के दो एलोट्रोप हैं, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। इनमें से कौन सा लिक्विड जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है? तो राइट आंसर आपके पास मिल्क। मिल्क क्या है? एक कोलाइडल सोल्यूशन है। छठा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? तो राइट आंसर है कंक्रीट सोल्यूशन। ये आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं कि जो कंक्रीट सोल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, आपको नजर आ रहा होगा। सातवां एमसीक्यूज है स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो मैटर की स्टेट पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है, जो कि एलसीडी में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन दी टाइनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर डिस्पर्स थ्रू मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज। तो उस मिक्सचर को हम कौन सा नाम देंगे? कोलाइड। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन ऑफ KClO3 हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 सेंटीग्रेड। ये सॉल्युबिलिटी बताई गई है। हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी इफेक्टेड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। कि अगर आप KClO3 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी अगर आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं? तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी में इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि KClO3 उन कंपाउंड्स में से है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कम करने से कम होती है और इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। 10वां एमसीक्यूज है यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं टेम्परेचर की मुख्तलिफ कंडीशंस पे। तो ये आप कौन सी केमिस्ट्री को की ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। केमिस्ट्री को हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं? तो इसके 3 पॉइंट हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक तो ये कि ये इसकी स्टडी को ऑर्गेनाइज कर देता है और इजी बना देता है। दूसरा पॉइंट ये केमिस्ट को हेल्प करता है कि वो फोकस करें एक ख़ास एरिए पे, ऑन वन एरिया। तीसरा आपका था कि ये जो ब्रांचेज हैं ये हेल्प करती हैं कि ये दिखाने के लिए कि कैसे जो केमिस्ट्री है वो बाकी सब्जेक्ट से कनेक्ट होती है। जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो है वो फिज़िक्स के साथ या बायो के साथ केमिस्ट्री का जो रिलेशन है वो शो करती हैं ब्रांचेस। दूसरा क्वेश्चन है रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। कि अगर आपके पास कुछ रिएक्शन है जो इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर होते हैं न्यूक्लियस के उनकी वजह से हो रहे हैं तो ये आप केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे? इसी तरह कुछ रिएक्शन जो न्यूक्लियस में हो रहे हैं तो वो किस ब्रांच में लाई करेंगे? तो रिएक्शन इन्वॉल्व आउटसाइड, जो न्यूक्लियस के आउटसाइड यानी इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन हो रहे हैं वो कौन सी ब्रांच में पढ़े जाएंगे? वो या तो फिजिकल केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं तो उसके वो कौन सी केमिस्ट्री होती है? वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कौन सी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं?
तो इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का एनालिसिस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, उनको अलहदा करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान करते हैं, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, और उनकी मिकदार कितनी है ये चेक करते हैं, ठीक है, मटेरियल थिंग्स के अंदर। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज़ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। दोनों का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है ये मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ कार्बन, ये कार्बन की मल्टीपल लेयर से बनता है, और होती वो हेक्सागोनल ही है, लेकिन ज़्यादा लेयर्स होती हैं, एक नहीं होती। जबकि जो ग्रेफीन है ये सिंगल लेयर से बनता है। ग्रेफाइट जो होता है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, लचकदार नहीं होता, जबकि ग्रेफीन लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल, लुब्रिकेंट्स और बैटरीज में इस्तेमाल होता है, जबकि जो ग्रेफीन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, सुपर कंडक्टर्स में और एडवांस्ड मटेरियल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट्स। ये हमने पीछे लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो आपको पता है कि ऐसे रिएक्शन जो कि कन्वेंशनल सॉल्वेंट में नहीं होते, या केमिकल रिएक्शन विच में नॉट कैरीड आउट कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, तो वो पॉसिबल है कि वो किस में हो जाएंगे, वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा था, यूज़ था, ये इम्पोर्टेंस था। अच्छा, उसके बाद छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सूरज के अंदर मैटर किस स्टेट में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सूरज में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है सूरज के अंदर। प्लाज्मा स्टेट इन सन आना है यहाँ पे सूरज में। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की इम्पोर्टेंस क्या है? तो ग्रेफीन की इम्पोर्टेंस ये है कि ग्रेफीन इज़ एक टफ फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल होता है जिसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज़ इट इज़ यूज्ड इन, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, सुपर कैपेसिटर्स में या कंडक्टर्स में, और एडवांस मटेरियल्स में इस्तेमाल होती है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस, हमारे सारे लेक्चर्स एक प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको इस सारे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो हैं इंतहाई इजी वर्डिंग में लिखे हुए मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको बुक एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व फॉर्म में प्रोवाइड होगी उसमें। अच्छा, आठवां हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो मैटर है वो इस दुनिया में ज़्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है? तो राइट आंसर है सॉलिड स्टेट में, दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है ये कैसे नज़र आती है? तो इसका राइट आंसर आपके पास है, इट अपीयर एज डेंस गैस। ये डेंस गैस लगती है विद लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़, जिसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं? लिक्विड की तरह की होती हैं, ठीक है, डेंस गैस होती है और लिक्विड की तरह की प्रॉपर्टीज़। इट कैन फ्लो लाइक लिक्विड, ये पानी की तरह, ये लिक्विड की तरह यानी कि फ़्लो करती है, और गैस की तरह एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड का मतलब फैलती है, यानी लिक्विड की तरह फ़्लो करती है और गैस की तरह एक्सपैंड करती हैं। उसके बाद है, इन वट वे इज़ प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरिसेंट ट्यूब। फ्लोरिसेंट ट्यूब में जो प्लाज्मा है वो पाया जाता है, तो वो कैसे उसमें पैदा होता है, ये क्वेश्चन किया गया। तो प्लाज्मा इन अ फ्लोरिसेंट ट्यूब इज़ क्रिएटेड, फ्लोरिसेंट ट्यूब में प्लाज्मा बनाया जाता है बाय आयोनाइजिंग अ गैस। जो उसके अंदर गैस होती है ना उसको आयोनाइज करके, और वो गैस कौन सी होती है? सच एज ऑर्गोन और नियोन, इनमें से कोई गैस होती है। और इसको कैसे आयोनाइज करते हैं? यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करके उसके अंदर जो गैस होती है उसको आयोनाइज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक। और हम ज़्यादातर जो
कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं वो तो ऑर्गेनिक होते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में? तो आपके पास ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ऑन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ फोकस करती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है उनके ही स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन्हीं के रिएक्शंस के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये उस पर फोकस करती है। जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोसेस डिस्कस करते हैं, और वो कौन से? जो जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं, अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उधर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सारे जो हैं उनमें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और डीएनए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कि डायमंड की जो चमक है वो क्यों होती है उसमें, इसका रीज़न बताना है। और दूसरा आगे वो कहता है कि कैन यू इम्प्रूव इट, कि क्या आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इस चमक को। तो आंसर आपके पास है कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हीरा है उसकी जो चमक है वो ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड द वे इट डिस्पर्स लाइट, और वो रास्ता या वो तरीका जिसमें ये लाइट को डिस्पर्स करता है वो इसकी ज़्यादा होती है। तो इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रिसाइज कटिंग टेक्निक। इसको अगर आप इसमें आप कटिंग करते वक्त इसकी जो टेक्निक्स हैं वो प्रिसाइज रखेंगे ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी ब्रिलियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है NaCl वो पानी में जो हल होता है तो उसको एक्सप्लेन करना है इस फिनोमिना को। तो सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, वो पानी में सोडियम क्लोराइड हल होता है एज आइन की फॉर्म में हल होता है, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पाए जाते हैं। सेपरेट, ये सेपरेट होते हैं ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के पोलर होने की वजह से ये जो आइन होते हैं सोडियम क्लोराइड के ये अलहदा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सराउंड, वो इन आइंस को ऊपर से घेर लेते हैं एंड स्टेबलाइज दी आइन, और इन आइंस को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये पहले Na+ और Cl नेगेटिव इकट्ठे थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल आए, इन्होंने इनको खींचना शुरू किया, ये सारे जो है इनको खींच के ले गए। अब ये देखें नीचे ये माइनस वाला अलग, उसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल, ये प्लस वाला अलग, उसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल, और ओवरऑल क्या बन गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों मुख्तलिफ जो कंपाउंड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर वो मुख्तलिफ होती है एक ख़ास टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर एक जैसा ही हो, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ सबस्टांस कंपाउंड ऐड करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी मुख्तलिफ होती है। ये इसके पीछे क्या रीज़न है? तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू वेरिएशन इन इंटरमोलिकुलर फोर्स। उन कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स मुख्तलिफ होने की वजह से एक रीज़न। दूसरा, उनका मोलिकुलर साइज़ मुख्तलिफ होने की वजह से, उनकी शेप डिफरेंट होने की वजह से, उनमें पाई जाने वाली पोलैरिटी मुख्तलिफ होने की वजह से। इन चार बातों की वजह से जो मुख्तलिफ कंपाउंड हैं उनकी पानी के अंदर मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है वाई NaCl कैन बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। KNO3 की तरह NaCl का जो है वो भी क्यों पानी के अंदर से क्रिस्टलाइज हो जाता है? तो इसका रीज़न आपके पास है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर्ड, जब आप सोल्यूशन का टेम्परेचर कम करोगे या पानी को उसमें से इवेपोरेट कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीज। तो जो साल्ट की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम होना शुरू हो जाएगी। और ये क्या फिर सबब किसका बनेगी, काजिंग दी आइंस टू रिकम्बाइन। ये वजह बनेगी कि जो आइंस उसमें पाए जाते हैं ना वो क्या करें, रिकम्बाइन हो जाएं, दोबारा आपस में जुड़ जाएं और क्या बना दें, सॉलिड क्रिस्टल्स वापस बना दें। इसका एक और भी आंसर है, आप ये नीचे इसको याद कर सकते हैं
कि अगर आप एज अ सोल्यूशन इवेपोरेट, जैसे ही सोल्यूशन इवेपोरेट होगा, द आइंस कम क्लोजर टू गैदर टू फॉर्म क्रिस्टल, आइंस आपस में इकट्ठे होंगे और क्या बना देंगे, आइन क्रिस्टल्स बना देंगे। और इसी तरह बोथ NaCl एंड KaNO3 ये जो दोनों हैं, इन दोनों की क्या है, हाई लेटेस्ट एनर्जी होती है, जो इनको इस बात पे मजबूर करती है कि वो वापस क्या बना दें, स्टेबल क्रिस्टल्स बना दें। नेक्स्ट आपके पास है वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। जो ग्रेफाइट है ये स्लिपरी क्यों होता है टच करने पे। विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एनेबल इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको लुब्रिकेंट बनाने पे मजबूर करती है, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से ये लुब्रिकेंट होता है। तो ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, ग्रेफाइट जो है ये स्लिपरी टू टच होता है। इट्स लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके दरमियान, इसकी जो लेयर्स होती हैं ना, उनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई जाती है, ठीक है। विच अलाउ, जो इसको इजाज़त देती है, विच अलाउ देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर ईजीली, कि ये जो लेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर से क्या कर जाएं, स्लिप कर जाएं, स्लाइड कर जाएं, ऊपर स्लाइड करें। दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेफाइट एक एक्सीलेंट लुब्रिकेंट भी है, ठीक है। यानी कि इन प्रॉपर्टीज, उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जिसकी वजह से ये लेयर्स ऊपर से एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती हैं, और ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को मुख्तलिफ सरफेसेस के दौरान में। लुब्रिकेंट का काम ही यही होता है, ऑयल वगैरह जो है वो जो रगड़ पैदा हो रही होती है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, मेंशन दी, कि ये आपको उसने कुछ मेंशन किए हुए हैं, आपने बताना है कि ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम इनको स्टडी करते हैं। तो पहला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम कौन सी केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, वो इसका राइट आंसर है फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की डाइजेशन हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तीसरा है कि प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ किस में पढ़ते हैं, वो आपके पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि प्लाज्मा स्पेस में मोस्टली सन में पाया जाता है। इकोसिस्टम किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायर वर्क्स, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह अगर आप वेव लेंथ की एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, वो भी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में, ये देखो ना एडवांस्ड एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो ये हम किस में हमने पढ़ा था कि हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं उनका, और हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो हम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो ये हमने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। पहले वो पूछ रहा है कि व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। फिर आगे है कि कार्बन के एलोट्रोप को एक्सप्लेन करो और सल्फर के। फिर तीसरे पोर्शन में वो कह रहा है कि कोल जो है, कोयला जो है, ये डायमंड से कैसे मुख्तलिफ है। तो पहले एलोट्रोपिक फॉर्म को पढ़ते हैं कि एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। एलिमेंट या कंपाउंड जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में पाए जाते हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर जो है उसके एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर हैज़ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फर के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक है मोनोक्लिनिक और एक है रोम्बिक। और इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, रोम्बिक इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप कौन से हैं, तो कार्बन के पहला एलोट्रोप है डायमंड, जो कि एक जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। दूसरा है ग्रेफाइट, जिसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है कार्बन के एटम का, और शेप कौन सी है, हेक्सागोनल है। तीसरा है बुकीमिनिस्टर फ्लोरीन, जिसके जो कि सफ़ियर की तरह का, और इसमें एटम जो जुड़ते हैं वो पेंटागोन और हेक्सागोन की सूरत में है। नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तीसरा पोर्शन है कि कोल जो है ये डायमंड से कैसे मुख्तलिफ है। तो कोल आपके पास, उसमें ये डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है कि कोल जो है इसका अमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेतरतीबा सा। जो डायमंड है इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट, कोल जो होता है ये सॉफ्ट होता है रिलेटिवली, यानी डायमंड की निस्बत सॉफ्ट होता है, और डायमंड जो है ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है।
इस तरह कोल जो है ये डल होता है, इसकी शेप जो है ऊपर से डल सी होती है, जबकि डायमंड जो होता है इसकी ट्रांसपेरेंट होती है, चमकदार होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। कोल जो है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के अंदर ये क्या करता है, कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जो डायमंड है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसमें से बिजली नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं और ये दूसरे जो आम लिक्विड्स होते हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की डेफिनेशन है, यानी कि वो फ्लूइड वो उस मैटर की स्टेट, कंप्रेस स्टेट जो गैस और लिक्विड के दरमियान में पाई जाती है। अब ये ऑर्डिनरी लिक्विड से कैसे मुख्तलिफ हैं, तो आपने याद रखना है जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं ये अबव क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पाए जाती हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी लिक्विड्स होते हैं ये बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पाए जाती हैं। इसी तरह जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं इनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं बोथ लिक्विड और गैसेस दोनों की, लेकिन जो ऑर्डिनरी लिक्विड्स होते हैं इनमें सिर्फ ख़ास लिक्विड्स की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी, जबकि इनकी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। इस तरह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की विस्कोसिटी लो होती है और इनकी विस्कोसिटी हाई होती है, यानी गाढ़ापन, विस्कोसिटी तकरीबन आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में क्या है, दे कैन डिज़ोल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत से सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल होने की इसमें एबिलिटी है कि ये हल कर लेता है उनको। लेकिन ऑर्डिनरी लिक्विड जो हैं इनमें लिमिटेड सोलबिलिटी होती है, यानी वो चीज़ें जो लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल को फॉलो करके इसमें हम वो हल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं इनमें ज़ीरो सरफेस टेंशन होता है, लेकिन इनका एक ख़ास डिस्टिंक्ट सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है और इस पे टेम्परेचर का इंक्रीज़ करने का क्या असर पड़ता है। तो हम ये अपने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से वो लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, या आप आई बटन पे सिंपल क्लिक करके भी वो लेक्चर आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट कौन सी होती है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले गैस में देखें, गैस मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल की मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन, बेतरतीबी, कभी उधर कभी उधर। और क्यों होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती हैं, वीक होती हैं। किन की निस्बत, सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। इस वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन, हर तरफ। जबकि जो लिक्विड हैं इसमें पार्टिकल का आर क्लोजर टुगेदर, वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं बनिस्बत किसके, गैसेस के। बट स्टिल मूव रैंडमली, लेकिन फिर भी ये रैंडमली मूव करते हैं। अब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, किन की निस्बत, गैस की निस्बत, गैसेस की निस्बत। लेकिन सॉलिड की निस्बत क्या होती हैं, वीक होती हैं। गैस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं और सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं। इस वजह से लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, यानी बह सकते हैं। और शेप इनकी क्या होती है, उसी कंटेनर की तरह की होती है जिसमें ये डिजोल्व होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरियाज विच आर स्टडी अंडर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से एरियाज़ को डिस्कस करते हैं, तो ये डिफरेंस आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें होता है ना कंपाउंड्स में, वो डिस्कस करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, इसमें डू नॉट वाला। इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फोकस करती है हाइड्रोकार्बन्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे और न्यूक्लिक एसिड पे। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस करती है एसिड्स पे, बेसिस पे, साल्ट, मिनरल्स, मेटलॉइड्स, इन चीज़ों पे। उसके बाद इसमें एग्जामाइंस, यानी इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, आइसोमर्स की पढ़ते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स की पढ़ते हैं। जबकि इसमें हम एग्जामाइंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की पढ़ते हैं, नॉन मेटल की और मेटलॉइड की पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये लाइफ साइंसेज में इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर में और पेट्रोलियम वगैरह में इस्तेमाल होती है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्टिलाइजर्स में, कैटालिस्ट में और पिगमेंट्स में इस्तेमाल होती है।
नेक्स्ट आपके पास है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। ये आपकी बुक एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है, तो काफ़ी लेंथी बुक एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन वो कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस लीड्स टू एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री विच एनेबल अस टू प्यूरिफाई कंपाउंड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। कि आप डिस्क्राइब करें या प्रोसेस इन विच सोडियम नाइट्रेट, जिसमें हम सोडियम नाइट्रेट यानी KNO3 को आपने प्यूरिफाई करना है क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। ये वो क्वेश्चन कर रहा है, वाटर में वो डिज़ोल्व करके उसको प्योर क्रिस्टलाइज करना है प्योर फॉर्म में। तो इसमें जो स्टेप्स इस इन्वॉल्व होते हैं वो ये हैं। पहला आपके पास है डेजोल्यूशन। आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप में उस KNO3 को जो इम्प्योर है, खालिस नहीं इम्प्योर है, उसको गर्म पानी में ऐड करें। गर्म पानी में क्यों करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपाउंड है वो उसके अंदर हल हो जाए, नीचे ना ज़्यादा बैठे। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने उस सोल्यूशन जो बनाया है ना गर्म पानी में, उसको फिल्टर करना है। क्या करना है, फिल्टर करना है। क्या करना, फिल्टर करने से क्या होगा कि उसके अंदर ऐसे पार्टिकल जो इनसॉल्युबल हैं, नीचे बैठ गए होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो वहाँ से फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, यानी रिमूव हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, वो जो गर्म सोल्यूशन था आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है। ग्रेजुअली कूल द फिल्टर सोल्यूशन, उसको ठंडा करें। फिर आपने क्या करना है, वंस द सोल्यूशन रीच अ लोअर टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाएगा ना, तो KNO3 क्या करेगा, वो क्रिस्टल बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा, क्योंकि KNO3 की हाई लेटेस्ट एनर्जी होती है। लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी जो क्रिस्टल्स बनाने में इस्तेमाल हो। अच्छा, उसके बाद सेपरेशन। तो आपने अब क्या करना है, आफ्टर सफिशिएंट क्रिस्टलाइजेशन के बाद एक ख़ास हद तक करने के बाद फिल्टर द क्रिस्टल्स, उन क्रिस्टल्स को आप सोल्यूशन में से फिल्टर करो एंड ड्राइड इट, और उनको सुखाने छोड़ देना है। ठीक है, ड्राई कर देना है। और फिर आपके पास जो कि वो क्रिस्टल्स बनेंगे वो आपके पास प्योर KNO3 के होंगे, यानी कि आपने इसको क्रिस्टलाइजेशन को इस्तेमाल करके प्योर KNO3 बना लिया है। आखिरी क्वेश्चन है कि ग्रेफाइन जो है ना, ये आपके पास एक मिरेकल मटेरियल, एक मोर्जे वाला मटेरियल है। तो आप इसको साबित करें कि इसमें कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको इतना मुफीद बनाती हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ हो जाए। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफीन जो है इसमें इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये ग्रेफीन इज़ अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं, बिजली वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, सेंसर वगैरह हो गए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ग्रेफीन जो है इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी इसमें से हीट आसानी से गुजर जाती है। तो इस वजह से इट इज़ यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस चिप्स। ये हाई परफॉर्मेंस जो चिप्स होती हैं और सर्किट, उनमें इस्तेमाल होती है। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो ग्रेफीन है ये स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ये जो दो बातें मैंने कही हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो ग्रेफीन है ये आपकी बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होती है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप बेंड कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है थिननेस। जो ग्रेफीन है ये इसके अंदर कितनी लेयर होती हैं, सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की, जिसकी वजह से ये मटेरियल क्या होता है, थिनेस्ट होता है, थिनेस्ट। ठीक है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से इट इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल स्क्रीन। ये फ्लेक्सिबल स्क्रीन बनाने में और लाइट वेट जो हल्की बैटरीज होती हैं ना वो बनाने में इस्तेमाल होती है ग्रेफीन। तो देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रही हैं अपनी इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो लास्ट वन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लार्ज सरफेस एरिया। ग्रेफीन जो है इसका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज। अब इस लार्ज सरफेस एरिया रखने की वजह से क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज़। ये ऐसी बैटरीज़ में इस्तेमाल होती हैं जिसकी बेटर एनर्जी स्टोरेज होती है, कि वो एनर्जी को बेहतरीन तरीके से स्टोर करती हैं, और इसके साथ साथ फास्टर चार्जिंग में भी इस्तेमाल होती है ग्रेफीन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।